वेलकम टू द शो। मैं हूं डॉक्टर मलिक, आपका मेजबान इस शो में, जो कि पेश किया जाता है नूर टीवी पे हर सैटरडे की शाम 6 बजे से लेकर 7 बजे तक। नाज़रीन, इस शो में मैं आपकी लाइव टेलीफोन कॉल्स लिया करता हूं और आपको इमिग्रेशन से मुतल्लिका मामला पर मशवरे देता हूं, आपको एडवाइस देता हूं, आपकी रहनुमाई करता हूं। अगर आपका कोई मसला है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आपकी कोई मुश्किल है जो कि इमिग्रेशन से मुतल्लिका है, आप इस प्रोग्राम में फ़ोन करके मुझसे लाइव एडवाइस ले सकते हैं। नाज़रीन, एक टेलीफोन नंबर अब आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप चाहें तो इस नंबर के ऊपर आप फ़ोन कर सकते हैं, लेकिन जब आप फ़ोन करने लगें प्लीज़ टीवी की आवाज़ आपने थोड़ी सी कम कर देनी है, क्योंकि अगर आप टीवी की आवाज़ कम नहीं करते हैं तो आपकी आवाज़ क्लियरली हम नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में आपकी जो आवाज़ है उसके बैकग्राउंड में आपके टीवी की आवाज़ भी हमें आ रही होती है। इस वजह से फिर जो स्टूडियो वाले हैं वो आपकी लाइन डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इस वजह से आप मेक श्योर करें कि जब आप फ़ोन करें तो आप टीवी की आवाज़ थोड़ी कम कर दिया करें। दूसरी बात ये कि इस प्रोग्राम का मकसद सिर्फ आपकी एक रहनुमाई सी करना होती है, एक जनरल सी गाइडेंस देना होती है, क्योंकि मुझे आपके नाम का पता नहीं होता है, ना मेरी फाइल मैंने आपकी देखी होती है। तो इस वजह से मैं जो आपको एडवाइस देता हूँ ये सिर्फ जनरल नोयत की होती है। अगर आपका कोई केस है, आपका कोई मसला है, तो ज़्यादा बेहतर है किसी अच्छे वकील से मिलकर उनको पेपर दिखाकर उनसे कॉन्फिडेंशियल एडवाइस भी ले लिया करें। नाज़रीन, काफ़ी सारे कॉलर्स लाइन के ऊपर हैं, देखते हैं आज के पहले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, वालेकुम सलाम। सर मेरी एक प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ी सी आपकी एडवाइस चाहिए कि मुझे 3 मंथ्स से ज़्यादा हो गए हैं अपील मैंने की थी। आफ्टर 2 मंथ्स बाद जब मैंने कांटेक्ट किया तो वो कहते हैं हमें एप्लीकेशन आपकी नहीं मिली ना। हमने जब फिर दोबारा की तो वो कहते हैं कि आपकी, फिर हमने 1 मंथ के बाद उनसे कांटेक्ट किया तो हम ऑफिस वाले कहते हैं आपकी अपील एप्लीकेशन हमें नहीं मिली है, तो आप दोबारा करें ना। तो ये तीसरी बार हम कर रहे हैं ना, तो उसका क्या होगा? आप क्या अपील कर रहे हैं या एप्लीकेशन कर रहे हैं? नहीं, मैंने अपने हस्बैंड की अपील की थी यहाँ से, यूके से ना। आपने खुद ही की थी? नहीं, सोलिसिटर के थ्रू की थी। किसी वकील के थ्रू की थी? वकील के थ्रू की थी, उन्होंने फैक्स की थी और फैक्स की थी 3 मंथ से ज्यादा हो गया। तो 2.5 महीने के बाद जब कांटेक्ट किया तो वो कहते हैं हमें नहीं आपकी मिली है। फिर भेजे, फिर की तो फिर वो कहते हैं कि नहीं मिली। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ऐसा करें, किसी अच्छे वकील से जाकर मिलें या अपने वकील से मसला उठाएं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम या कोई भी वकील अगर अपील करता है तो रिकॉर्डेड डिलीवरी करके कोर्ट को भेजता है, तो रिकॉर्डेड डिलीवरी का बाकायदा इंदराज होता है कि आपने आज भेजी, कल उनको वसूल हो गई। तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने अपील की उनको ना मिली, ऐसा मजाक तो नहीं होता है। ये तो रिकॉर्डेड डिलीवरी का नंबर होता है कि किस नंबर से आपने भेजी है, तो वो तो इंटरनेट के थ्रू आप पता कर सकते हैं कि आज आपकर यहाँ से गई है रिकॉर्डेड डिलीवरी, तो डिलीवर कब हुई है। तो जो डिलीवरी लेता है उसके वहां पे सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह नहीं होता है आप एक अपील करें फिर महीने के बाद कहें जी हमें नहीं मिली, फिर कहें महीने के बाद। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा मजाक नहीं हो सकता कोर्ट्स में। तो आप अपने वकील से या किसी और वकील से जाकर मिलें, तो उनसे मशवरा करें, उनसे पूछ लें कि इसमें अब नेक्स्ट क्या हो सकता है या क्या हुआ है। कॉल का शुक्रिया। और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। जी आप बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। जी आप बात करें। जी मलिक साहब, मैं डंकास्टर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे पहले 3 साल का उन्होंने दिया लीव। ठीक है। तो उसके बाद साथ ही उन्होंने लेटर भी लिखा। ठीक है, आप बात कंटिन्यू रखें। अच्छा, तो फिर उन्होंने जब 3 साल पूरे हुए तो फिर दोबारा मैंने अप्लाई किया तो उन्होंने मुझे 1 साल का दिया। ठीक, 1 साल का दिया तो फिर मुझे। जी आप टेलीफोन पे बात कंटिन्यू रखें, टीवी ना देखें। फिर मुझे उन्होंने 2 साल का दिया, 3 साल का दिया। तो ये क्या प्रॉब्लम है? तो पहली दफा आपको परमिशन कब मिली थी? 2012 में। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर आपने 2012 में आपको परमिशन मिली थी, वो 3 साल की एक डिस्कशन लीव मिलती थी। जब वो खत्म हो जाए आपको दोबारा 3 साल के लिए अप्लाई करना पड़ता था। जब आपको 6 साल पूरे हो जाए फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको अब 6 साल पूरे हो गए तो फिर आप इंडेफिनिट स्टे के लिए अप्लाई कर सकेंगे। आपको इंग्लिश टेस्ट या लाइफ इन यूके टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, सॉरी मैं दोबारा कर रही हूँ। दरअसल मेरा जो सोलिसिटर है वो फैक्स कर रही है ना, तो फैक्स का रिकॉर्ड हमारे पास है कि उन्होंने अपील की, वो फैक्स की है ना।
جی عام طور پر میرے خیال میں آپ کے وکیل بھی آپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب فرض کریں ہم کسی کو فیکس کرتے ہیں تو ہم ایک تو اگر ایمرجنسی ہے تو کہ اب دوسرے دن وہ ڈیٹ ختم ہو رہی ہے آج ہی تو اس کو فیکس کر دیتے ہیں. فیکس کے ساتھ اس جو اپیل کے فارم ہوتے ہیں وہ ریکارڈڈ ڈیلیوری کر کے کورٹ کو بھی بھیجتے ہیں, دونوں طریقے سے بھیجتے ہیں. تو پھر اس کے بعد وہ کورٹ کو مل جاتی ہے, اگر فیکس نہ ملے کم از کم وہ مل جاتی ہے. فیکس اس وجہ سے بھیجی جاتی ہے کہ آپ کی ڈیٹ ختم ہو رہی ہو, جیسے کسی کی آخری ڈیٹ آ جائے تو کل تک اپیل نہیں ہو سکتی, آج آخری ڈیٹ آپ فیکس کر دیتے ہیں, لیکن فیکس کے ساتھ ریکارڈڈ ڈیلیوری کر کے بھی ان کو بھیجتے ہیں. تو اگر آپ کے وکیل نے ریکارڈڈ ڈیلیوری کر کے نہیں بھیجی ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے کوتاہی سے کام لیا ہے. تو بہرحال آپ چیک کر لیں کہ اس میں اپیل کی بھی ہے کہ انہوں نے نہیں کیا. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی اب بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب سے بات کریں. جی آپ آنے رہے, فرمائیے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میں یورپی یونین کا سٹیزن ہوں, 10 سال ہو گئے مجھے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کام کرتے ہوئے پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ ہے میرے پاس اور میرے بچوں کے پاس بھی. ٹھیک ہے. تو جب بچوں کے 5 سال مکمل ہو گئے ان کے پاس بھی پرماننٹ کارڈ ہے. ابھی میں نے بچوں کی نیشنلٹی کے لیے پیپر بھیجے تو انہوں نے ریجیکٹ کر کے بھیج دیے. ٹھیک ہے. پتا کرنا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے. 1 سال کے بعد میں نے قانونی طریقے سے بھیجے پرماننٹ کے بعد. آپ نے اپنی نیشنلٹی کیوں نہیں اپلائی کی؟ میں نے اپنی نیشنلٹی, میرے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے پرماننٹ. میں نے ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں جب فیملی ادھر رہ رہی ہو تو خالی بچوں کو نیشنلٹی نہیں دیتے ہیں, اس میں شرط ہے ماں یا باپ وہ بھی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کریں. تو آپ نے بھی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرنا تھا, یا اگر ان کی ماں جب نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتی تو اس وقت بچوں کو بھی اپلائی کرنا تھا, پھر وہ ریفیوز نہیں کرتے ہیں. چونکہ اگر ماں بھی برٹش نیشنل نہیں ہے, باپ بھی برٹش نیشنل نہیں ہے, بچے چھوٹے ہیں, تو ان کو بعض اوقات وہ برٹش نیشنلٹی نہیں بھی دیتے ہیں. تو بہر آپ کسی وکیل کو جا کر پیپر جو ریفیوزل ہے وہ دکھا کر ان سے ایڈوائز لے لیں کہ انہیں نیشنلٹی کی اپلیکیشن کیوں ریفیوز کی ہے. کال کا شکریہ. بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی جی فرمائیے. جی السلام علیکم ملک صاحب. وعلیکم السلام. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے 10 ایئر پورے ہونے میں میرے کچھ ٹائم رہتا تھا, تو میں نے وومن رائٹس کی اپلیکیشن ڈال کے اپنا ٹائم فل کر لی. انہوں نے ریفیوز کر دی تھی اپلیکیشن وومن رائٹس کی, لیکن انہوں نے مجھے نا اپیل کا رائٹ دیا تھا. تو میں اپیل میں چلا گیا, لیکن مجھے اپیل میں میرا ٹائم پورا ہو گیا, لیکن اب تو مجھے 12 سال ہو گئے. لیکن اس کے اندر ہی جب میرے 10 ایئر پورے ہو گئے تھے تو میں نے نا انڈیفینٹ اپلائی کر دیا تھا. تو انہوں نے نا 3-4 ماہ کے بعد واپس بھیج دیا اور فیس واپس کر دی کہ اب آپ کا کورٹ میں پینڈنگ کا فیس, اس لیے آپ جو ہے نئی اپلیکیشن نہیں ڈال سکتے. تو اپیل تو ہم ون کر گئے تھے, تو دوبارہ انہوں نے اپیل کر کے آگے چلے گئے, تو وہ بھی ڈسمس ہوگی. تو اب اپر ٹریبیونل پہ چلے گئے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کتنی دیر لگتی ہے اور اب کیا ہوگا. وہ اپیل آپ نے ون کر لی ہے؟ ہم نے کر لی تھی سر, اور انہوں نے پھر دوبارہ آگے اپیل نہ کی رائٹ مانگا تھا, وہ ڈسمس ہو گیا, وہ بھی ہمارے حق میں ہو گیا تھا. تو اب انہوں نے اپر ٹریبیونل میں لے گئے ہیں. تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ وہاں کتنا ٹائم لگے گا اور کیا ہوگا, وہ بھی ڈسمس ہو جائے گی یا ان کے حق میں اپیل کا رائٹ دیں گے ان کو؟ ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں آپ کے کیس میں تھوڑی سی غلطی ہوئی ہے, وہ یہ ہوئی ہے کہ جب آپ کی پہلی بات کہ آپ 10 ایئر کی بیس پہ اپلائی نہیں کر سکتے تھے, اس وجہ سے کہ واقعی جب آپ کی اپیل چل رہی ہو آپ کوئی نیو اپلیکیشن نہیں دے سکتے ہیں. لیکن یہ جو 10 ایئرز کا مسئلہ تھا یہ آپ کورٹ میں اٹھا سکتے تھے. جب آپ کی ہیئرنگ تھی اس وقت جج آپ کو 10 ایئرز کی بیس پہ اسٹے دے سکتا تھا, اگر یہ پوائنٹ آپ نے اٹھا لیا ہوتا اور کوئی اچھا وکیل وہاں پہ قابل ہوتا جس کو پتا ہوتا قانون کا, وہ اگر وہاں پہ ہوتا تو 10 سال کا مسئلہ اٹھاتا, آپ کا جج آپ کے حق میں فیصلہ بھی دے سکتا تھا. یہ پاسبلٹی تھی, بار وہ ہوا نہیں ہے. دوسری بات, جو ہی آپ کا 10 سال کی بیس پہ آپ کو جو ہی آپ کی اپیل الاؤ ہو گئی تھی, آپ نے امیڈیٹلی 10 ایئرز کی بیس پہ اپلائی کر دینا چاہیے تھا. بہرحال ابھی بھی آپ, میرا یہی مشورہ جتنا جلدی ہو سکے 10 ایئرز کی بیس پہ نیو اپلیکیشن دے دیں, چونکہ آپ کی تو کوئی اپیل نہیں چل رہی ہے, اپیل کا فیصلہ آپ کے حق میں ہو چکا ہے. تو آپ 10 ایئرز کی بیس پہ ابھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میں نے پوچھنا تھا, میں نے اپنی ممی ڈیڈی کو اپلائی کرنا تھا ویزا ادھر آنے کے لیے. میں نے پوچھنا تھا کتنے منتھ کی اسٹیٹمنٹ چاہیے اور کتنا ہونا چاہیے اس میں انکم دونوں کی, بینک اسٹیٹمنٹ میں کتنا چاہیے, اور ایک ہی چل جائے گی ڈیڈی کی یا ممی کی, اور کتنا چاہیے فرام ٹو ناؤ. یہاں سے یا بیک ہوم سے؟ یہاں سے یا بیک ہوم سے؟
बैक होम से बैक ठीक होम है से। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, इसमें कोई नहीं होता है कि अगर आप उनको विजिटर बुलाना चाहते हैं, उनके बैंक में कोई रकम हो, लाख रुपया हो या 2 लाख हो या 10,000 हो, ये कोई जरूरी नहीं होता है। सिर्फ अगर उनका वहां पे बैंक अकाउंट है तो उनकी जो है वो बैंक स्टेटमेंट सबमिट कर रहे हैं, अगर नहीं है तो देने की जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर अकाउंट नहीं है। दूसरी बात, अक्सर लोगों की एप्लीकेशन वहां पे रिफ्यूज हो जाती है जहां पे वो जैसे अकाउंट खोलते हैं और उसमें अचानक ही पैसा डाल देते हैं इमिग्रेशन वालों को या एंट्री क्लियरेंस ऑफिसर को बेवकूफ बनाने के लिए। वो समझते हैं कि वो गोरे पागल हैं, तो बैंक में हम पैसा डालेंगे 10 लाख पाउंड या 5 लाख रुपया वहां पे डालेंगे तो वो वीजा दे देंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब वो लाख रुपया डाल देते हैं फिर इमिग्रेशन पूछते हैं जी ये लाख रुपया आपने कहां से लाया है, तो इसके ऊपर फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। और जो उनकी नेचुरली बैंक स्टेटमेंट है पिछले 5-6 महीने से, वो आप सबमिट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि उसमें पैसा हो या उसमें कोकोई 10 लाख हो या 5 लाख हो, कोई जरूरी नहीं है। जो भी उनकी स्टेटमेंट है वो आप उनको दिखा सकते हैं। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। हेलो डॉक्टर साहब, गुड इवनिंग। जी गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मैंने पूछना था, हमारा हाई कोर्ट में अभी केस गया है तो कितना टाइम वहाँ से जवाब आने में निकलता है? जी, अगर आपने जुडिशियल रिव्यू में अप्लाई किया है, चूंकि आमतौर पर अगर होम ऑफिस आपको अपील का राइट ना दें, आप हाई कोर्ट में अप्लाई करते हैं जुडिशियल रिव्यू के, उसमें 7-8 माह तकरीबन लग जाते हैं फैसला होने में। लेकिन अब एक छोटा सा एक नया भी एक ट्रेंड निकला है जो कि हम खुद ही एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि अपील का राइट होता नहीं है। तो पहले हाई कोर्ट में सिर्फ आपकी एप्लीकेशन कंसिडर करते थे, इसमें हमने एक ट्राई किया कि जज जो हाई कोर्ट के हैं या जो हाई कोर्ट है उसमें एविडेंस भी एक्सेप्ट करे, यानी कोई गवाहों के बयान भी गुजरे। तो 2 वीक पहले हमारा एक बहुत बड़ा केस गुजरा है जिसमें हमने वहां पे जो गवाह वो भी पेश किए हैं। तो एक नया ट्रेंड हम सेट कर रहे हैं, शायद ही हो जाए, लेकिन 7-8 महीने इसमें लग जाते हैं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी मुझे लगता है ये कॉल शायद ड्रॉप हो रही है। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेरा भाई है तो। जी हेलो जी फरमाइए, बात करें। हेलो जी आप टेलीफोन पे बात करें, टीवी ना देखें। भाई का वीजा अप्लाई किया था आइलैंड से, तो तकरीबन 13 माह हो गए हैं, तो उसका कोई जवाब वगैरह नहीं आ रहा। तो आयरलैंड से क्या अप्लाई किया था? अपनी वाइफ के लिए। तो वाइफ आपकी कहाँ पे है? वो पाकिस्तान में। तो आप कहाँ पे हैं? मैं तो इंग्लैंड में हूँ। तो फिर आयरलैंड से कैसे अप्लाई किया था? नहीं भाई, मैंने नहीं किया, भाई ने, यानी कि ना आइलैंड से अप्लाई किया है वाइफ का वीजा, तो तकरीबन 13 माह हो गए हैं, तो उसका कोई जवाब वगैरह नहीं आ रहा। भाई वहाँ पे सेटल है आपका? आपका भाई वहाँ का सिटीजन है? जी जी, ब्रिटिश। तो वो आयरलैंड में क्या कर रहा है? जॉब कर रहे हैं। तो यूके में क्यों नहीं जॉब कर रहा अगर ब्रिटिश है? जी, यूके में क्यों नहीं जॉब कर रहा अगर वो यूके का सिटीजन है? नहीं, उधर से अप्लाई किया, जारी बात उधर ही फिर उसने। जी आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में कुछ अब पता नहीं उसकी सिचुएशन क्या है, क्या सिचुएशन है, लेकिन आमतौर पर लोग अपने मुल्क में रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं। अगर कोई ब्रिटिश नेशनल है, वो यूके में रहता है, यूके में काम करता है, तो यहीं से रहकर वो अप्लाई कर सकता था अपनी वाइफ के लिए, तो 3-4 वीक में वीजा मिल जाता। लेकिन अब एक यूके के सिटीजन को आयरलैंड में जाने की क्या जरूरत पड़ी और वहां उसको काम करके और वहां से फिर अप्लाई करने की क्या जरूरत पड़ी, इसके पीछे पता नहीं अब क्या स्टोरी है इसका, तो मुझे पता नहीं है। तो बहरहाल जहां उसने अप्लाई किया है, जिस हाई कमीशन में या जहां पे अप्लाई किया है, वहां उनको चेंज करे कि उसमें डिले क्यों हो रही है, उसकी क्या वजह है। कॉल का शुक्रिया। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए। Hello. जी Yes, I have a question. Basically, I came to one of your, offices in Birmingham, and you have suggested that we apply using a, set O form because we came here for, we applied for asylum. Yeah, and basically what happened is, after that, we were refused asylum. We were given discretion leave to remain twice on a 6-year base. Mm-hmm. Yeah, and then what happened is after you said to apply on set O using a premium service, and that was unfortunately refused because not refused, but they said the application is an error because you shouldn't apply it in set O. You need to apply for FLRDL. Okay. So what's the question now? The question now is why Did you apply through solicitor or did you apply for yourself? No, we applied with family. Okay. So what's your question now? Basically, so I applied with family, and then was was refused for all of them. So what's the question now? So what do we need to do now? So when the application was refused? Like last week.
Okay, thank you for your call. Basically, whatsoever reason you say, if you have probably used the wrong form, it is possible sometime you might submit the wrong form. So if that's the case, at the same time you can get a new form and download and maybe get print out and complete and give to them. So it's not a big issue. Suppose if you are going for a premium service and you already have paid the fee and the application was not, the form was not correct form, you can basically submit the other application form. Best thing is probably go through a solicitor, let them to complete the form and do the job, and better to use a solicitor. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम सलाम, फरमाइए. सर पूछना था कि हमने वीजे लगवाए थे, हमारे वीजे लगे हैं पुराने पासपोर्ट पे 5-5 साल के. ठीक है जी, आप टेलीफोन पर बात करें, टीवी ना देखें. 5-5 साल के वीजे लगे थे, लेकिन वो पासपोर्ट पाकिस्तानी जो एक्सपायर हो गए थे. अब न्यू पासपोर्ट बनवाए हमने, तो न्यू वीजा नहीं लगे, तो क्या हम पाकिस्तान जा सकते हैं उस पर? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. रूल तो यही कहते हैं कि आपको नए वीजे नए पासपोर्ट के ऊपर लगाने चाहिए, लेकिन एक आध दफा अगर इमरजेंसी में जाएं तो आप जा सकते हैं. लेकिन दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यूरोपियन सिटीजन यहाँ पे डिपेंडेंट हैं तो आपने पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लगाया तो ये स्टिकर चेंज नहीं हो सकता. इसका मतलब है आपको न्यू एप्लीकेशन करना पड़ेगी. अगर न्यू एप्लीकेशन करेंगे उसमें तकरीबन 6-7 महीने से ज्यादा टाइम लग सकता है. तो बहरहाल एक आध दफा अगर इमरजेंसी में जाना चाहें तो आप जा सकते हैं. कॉल का शुक्रिया. बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. मलिक साहब, मैंने आपसे एक तो आपसे क्वेश्चन पूछने हैं कि हमने 7 इयर्स की बेस पे अप्लाई किया था, तो वो हमारे उन्होंने एप्लीकेशन रिफ्यूज कर दी. फिर हमने कोर्ट ले गए, वहाँ पे भी उन्होंने कर दिया, तो अभी अपील का राइट भी नहीं दिया, तो हम क्या करें? तो आपने क्या 10 इयर्स की बेस पे अप्लाई किया था? 7 में. तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई थी, तो फिर आप कोर्ट में गए तो कोर्ट से भी रिफ्यूज हो गई है जी, तो उन्होंने आगे अपील का भी नहीं दिया. तो अभी आपका सवाल क्या है? तो अब हम आगे नई एप्लीकेशन करेंगे. जी आपकी कॉल का शुक्रिया. आप किसी वकील से जाकर मिले, उनको पेपर दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें. पहली बात कि आप 10 ईयर की कैटेगरी में आती भी थी या नहीं आती थी. तो अगर आती थी तो आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज क्यों हुई? अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज हुई तो आपका राइट, आप कोर्ट में गई कि नहीं गई? अगर कोर्ट में गई तो वहां से क्या फैसला हुआ? ये सारे पेपर देखकर आपकी सारी बात सुनकर ही कोई वकील आपको एडवाइस कर सकेगा. ज्यादा बेहतर है किसी वकील से जाकर मिलें, उनको सारी बात बताकर उनसे एडवाइस कर लें कि नेक्स्ट आप क्या कर सकती है. कॉल का शुक्रिया. बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. हेलो, अस्सलाम वालेकुम साहब. वालेकुम सलाम. सर मैंने पहले भी कॉल की, मैंने ये कहना था कि अपील हमने विन कर ली थी डेफिनेट की, जो मैंने बात की, तो उन्होंने होम ऑफिस वालों ने आगे अपील के लिए जो है रिव्यू किया था, लेकिन उस जज ने भी नहीं दिया, वहां से भी उनकी डिसमिस होगी, हमारे हाथ में आ गई. अब उन्होंने अपर ट्रिब्यूनल में ना अपील का राइट मांगा है, तो इस दौरान हम क्या डेफिनेट अप्लाई कर सकते हैं या उसके फैसले के बाद हम? जी आपकी कॉल का शुक्रिया. असल में इस प्रोग्राम में इतना टाइम नहीं होता डिस्कशन का. मसला ये है कि एक केस एक बहुत बड़ा हुआ था, उसका नाम था AS अफगानिस्तान. उसमें यह बात तय हुई थी कि जज कैन एक्ट एज एन होम ऑफिस एट द टाइम ऑफ हियरिंग. अगर आप इस केस का हवाला देते ना, अगर आपका बैरिस्टर आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होता, अगर इस केस का हवाला देता तो आप 10 इयर्स का जो पॉइंट है वो आप रेज कर सकते थे जज के सामने, और जज आपको 10 इयर्स की बेस पे स्टे दे सकता था. क्योंकि इस कानून, ये जो केस का फैसला था, ये एक बड़ी डिस्कशन हुई थी कि इमिग्रेशन जजेस के क्या अख्तियारात हैं. कि बात का तो होता था कि इमिग्रेशन ऑफिस जजेस ये कहते थे हम सभी देखते हैं कि होम ऑफिस का फैसला सही है या गलत है, उससे ज्यादा हम बढ़ नहीं सकते ना, हम न्यू एप्लीकेशन लेते हैं. बात का जज न्यू एविडेंस भी कंसीडर करते थे. तो ये जब काफी कंफ्यूजन हो गया कि जी जज बात का तो कहते हैं हम सिर्फ होम ऑफिस का फैसला देखेंगे, वो सही था या गलत था. बात जजेस न्यू एविडेंस ले लेते हैं. तो जजेस की पावर्स क्या है, इसको फिर हम कोर्ट ऑफ अपील में ले गए थे. तो वहां से ये एक फैसला आया था, तो जिसमें फैसला किया था कि अगर कोई आदमी किसी और कैटेगरी में रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहा हो तो जज कैन एक्ट एज एन होम ऑफिस, उसको स्टे दे सकता था. बहरहाल उसके लिए ये कि ऐसा बैरिस्टर चाहिए था जिसको इस पूरे किसी का नॉलेज होता. अगर ऐसा बैरिस्टर होता तो 10 साल की बेस पे आपको जज से ही परमिशन मिल जानी थी, लेकिन वो आपको नहीं मिली है. तो बहरहाल अभी आप 10 साल की बेस पे अप्लाई करें, क्योंकि वो यही है कि आपकी कोई आपने को अपील ना कर रखी हो, तो आपने तो कोई अपील नहीं कर रखी है, लिहाजा आपका ये वर्षन है कि आप 10 साल की बेस पे एप्लीकेशन दे रहे हैं, तो आप दे दें जितना जल्दी हो सके. कॉल का शुक्रिया. बढ़ते अगले कॉलर की तरफ. जी फरमाइए. हेलो जी सलाम अलैकुम. वालेकुम सलाम.
بیٹا بات یہ ہے کہ میرا بیٹا برٹش ہے، برٹش کا یہاں کا جی، اس وقت میں بچے پاکستان اپلائی کیے تھے، اچھا 2 سال ہوا، بیٹی ان پر بون ہوئی تھی تو اس کا وہ بولتے تھے ڈی این کرائیں گے۔ اچھا مائک کے تھوڑا قریب آ جائیں، اب مائک سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ نہیں بیٹا میں مائک کے بالکل نزدیک ہوں نا، اچھا جی، ٹی وی لگا ہوا تھا اس وقت، ٹی وی بند کر دوں، اچھا پھر تو 2 سال تو بولتے تھے ڈی این کرائیں، میرا بیٹا بولتا تھا کاغذات پورے میں کس چیز کے ڈی این کراؤ، ٹھیک، مگر پھر انہوں نے جھگڑا لگا ہوا کیونکہ میرا بیٹا تو برٹش ہے نا، یہاں کا ہی پیداش ہے نا، ٹھیک ہے، پھر بیٹا چھوٹا ایک پیدا ہوا، ٹھیک ہے، اس کا بھی انہوں نے 6 مہینے بولتے رہا، میرا بیٹا بولتا تھا کہ چلو میں بچی کا بھی ڈی این کراؤں گا تو بیٹے کا بھی، تو آپ اجازت جو کہتے تھے نہیں چھوٹے بیٹے کا کیس لگا ہوا، اس کا ہو سکتا کہ پاسپورٹ برٹش دے دیں، ٹھیک، مگر 6 مہینے کے بعد انہوں نے بولا کہ نہیں دونوں کا ڈی این کراؤ۔ ٹھیک ہے، ابھی میرے بیٹے نے پاکستان گیا 3 ویک ہوئے تو ڈی این کرایا، ٹھیک ہے، اور لیٹر بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے ڈی این صحیح ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ابھی میں یہ پریشان ہوں کہ بیٹا پاسپورٹ کا بھی میرا بیٹا بولتا کہ کتنے ہفتے لگیں گے، ٹھیک ہے جی، آپ کی کال کا شکریہ۔ اب زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ اصل میں جب کوئی آدمی اپلائی کرتا ہے نا، پاکستان سے کوئی بچہ اپلائی کرتا ہے کہ جی میرا باپ جو ہے برٹش ہے، تو امیگریشن والے بعض اوقات بلیو کر لیتے ہیں اور بعض اوقات بلیو نہیں بھی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ بلیو نہ کریں تو وہ پھر کہتے ہیں آپ ڈی این اے کروا دیں۔ جب ڈی این اے ہو جائے، اسے ثابت ہو جائے کہ بچے کا باپ برٹش ہے، تو پھر بچے کو برٹش پاسپورٹ ایشو کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو اپلیکیشنز ہے، یا یہاں اپلیکیشن تو آپ اپلائی پاکستان سے کرتے ہیں، لیکن اپلیکیشن یہاں پہ کنسیڈر کی جاتی ہے یو کے میں۔ تو بہرحال اگر ڈی این اے کی رپورٹ آ گئی ہے تو آپ ان کو پش کر سکتی ہیں کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے پاسپورٹ ایشو کر دیں۔ یہ پھر یہاں سے ای میل کریں گے پاکستان میں، وہاں سے بچوں کو برٹش پاسپورٹ ایشو ہو جائے گا۔ تو ڈی این اے اگر میچ کر گیا پھر جلدی پاسپورٹ مل جائے گا۔ کال کا شکریہ۔ دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ سے 2 چھوٹے سوال کرنے تھے کہ میں نے اپنے چھوٹے بھائی کے اپلائی کیا تھا 2012 میں، تب وہ اسٹوڈنٹ تھا اور وہ میرڈ بھی ہے، تو اس کا ریفیوز ہو گیا تھا کہ وہ اس کے پاس کوئی ایسیٹس نہیں ہے، کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، جبکہ وہ والد صاحب کے ساتھ آ رہا تھا ایز اے کیئر، کیونکہ والد صاحب اس وقت آ رہے تھے اس کے ساتھ۔ بہرحال اب والد صاحب نہیں رہے، اب میں دوبارہ اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، تو اب تو اس نے اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کر لی ہے، اب جاب کرتا ہے، تو اب مجھے اس کے ایسیٹ کے لیے اور کیا کرنا ہوگا؟ آپ کیا ایز اے وزٹر اپلائی کرنا چاہتے ہیں کیا؟ ایز اے وزٹر کے لیے جی۔ جی آپ کی کال کا شکریہ۔ اگر وزٹر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اگر پہلی اپلیکیشن ریفیوز ہو چکی ہے تو یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ کسی کی فائل میں جاتا ہے۔ یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ ہے اگر پہلی اپلیکیشن ریفیوز ہو چکی ہے۔ بہرحال آپ اس میں جو بھی ڈاکومنٹس ہے اسپانسرشپ بنا کر اپنے سارے ڈاکومنٹ لگا کر ان کو بھیج دیں۔ اگر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ وہ وزٹ کر کے واپس چلے جائیں گے، یہی ان کی جینوئن انٹینشن ہے، پھر ویزا ایشو کر دیں گے۔ تو یہاں سے اسپانسرشپ بنا کر سارے پیپر جو ہیں متعلقہ سارے پیپر لگا کر ان کو بھیج دیں۔ کال کا شکریہ۔ بڑھتے اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں اور ہم نے ٹیئر 1 جنرل پہ اپلائی کیا ہوا ہے ILR کے لیے، بٹ 17 منتھ ہو گئے اور ہمارا ابھی تک جواب نہیں آیا۔ اچھا یہ بتائیں آپ نے وہ ٹیکس سارا پے کیا تھا جو آپ ہوم آفس کو ڈکلیئر کیا تھا؟ پکی بات ہے؟ ٹیکس پے سارا کچھ نہیں ابھی پے کیا یا اس وقت پے کیا تھا؟ نہیں اس وقت بھی کر دیا اور ابھی بھی ہم لوگوں نے سارا کچھ وہ کمپلیٹ کر دیا ہوا۔ نہیں جو امیگریشن والوں کو اس وقت پچھلے 5 سال میں یا 6 سال میں جو بھی آپ نے ٹیکس اس وقت جو پے کیا تھا کہ ابھی کو اپڈیٹ تو نہیں کروایا ٹیکس آپ نے؟ نہیں سارا کچھ پے کیا ہوا ہے، وہی ٹائم پہ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی آپ کی کال کا شکریہ۔ اس میں اب زیادہ دیر نہیں لگنی چاہیے۔ اصل میں ہوم آفس ٹیئر 1 کی پارٹیکولرلی ان اپلیکیشن میں بڑی غور سے دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ٹیکس ہوم آفس کو کچھ اور بتاتے تھے کہ ہماری اتنی انکم ہے لیکن اس کے اوپر ٹیکس نہیں پے کرتے تھے۔ بعض اوقات پھر ہوم آفس والوں نے یہ پالیسی بنا لی کہ جی ہم ہر کیس کو چیک کریں گے کہ جو اس سے پہلے پاسٹ میں جو انہوں نے ہمیں ڈکلیئر کیا انکم اس کے اوپر انہوں نے ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا، وہ انکم انہوں نے ریونیو کو ڈکلیئر کیا یا نہیں کیا۔ اس میں پھر اگر کسی نے ہوم آفس کو کچھ اور جو فگر ہے وہ ڈکلیئر کیا لیکن ٹیکس والوں کو کچھ اور ڈکلیئر کیا، ایسی اپلیکیشن پہ وہ ریفیوز کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح وہ اپلیکیشن کو کافی زیادہ دیر لگ رہی ہے۔ لیکن اگر آپ نے ٹیکس بالکل پے کر لیا تھا، اسی وقت پے کیا تھا، اس میں کوئی ابہام نہیں تھا یا بعد میں جمع نہیں کروایا، سارا ٹیکس ان ٹائم پے کر دیا تھا، پھر آپ کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ نے انڈیفینس کے لیے اپلائی کیا تھا یہ پریمیم سروس میں بھی ہو سکتا تھا
आप सेम डे जाके करवा सकती थी, पता नहीं आपने वो ऑप्शन क्यों नहीं यूज किया। तो बहरहाल होम अफसरों को ईमेल कर सकती हैं, रिमाइंडर कर सकती हैं कि आपके केस का जल्दी फैसला करें। अगर 17 महीने हो गए तो आप उनको नोटिस भी दे सकती हैं कि जी अगर मेरे केस का नेक्स्ट 3 या 4 वीक में फैसला नहीं किया, मैं इसको हाई कोर्ट में ले जा रही हूँ, तो फिर चांसेस हैं कि आपके केस का जल्दी फैसला कर देंगे। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। भाईजान मैं आप कहना चाहती हूँ कि दो दफे अपने हस्बैंड का केस रिफ्यूज हो गया है। ठीक है जी, फ्यूज इस बेस है, मेरी भी दूसरी शादी है, उनकी भी दूसरी है। उन्होंने ऑलरेडी 3 वाइफ पहले छोड़ी हुई है पाकिस्तान में। अच्छा। तो तलाकनामा भी साथ लगाया। वो कहते हैं पाकिस्तान में तो आपको पता है कि वो दूसरी तरफ कोर्ट के थ्रू तो नहीं ना तलाक देते, मुफ्ती की तरह देते हैं। तो ये कहते हैं कि कोर्ट के पेपर हूँ। तो आपकी उनके साथ चौथी शादी थी? जी। तो आप यहाँ काम करती हैं? नहीं, मैं बीमार हूँ, अब मैं दूसरा पिप ले रही हूँ डिसेबिलिटी, तो उस बेस पे मैंने 2 दफा दी है। तो एप्लीकेशन उन्होंने क्यों रिफ्यूज की कि पहले जो है वो डिवोर्स नहीं हुई है? जी, वो कहते हैं कि ऑलरेडी उसकी वाइफ है, तो आप वो इधर इंग्लैंड वैसे आना चाहते हैं। तो मेरे तक एक बच्चा उधर भी तो उनकी पहले डिवोर्स पे कैसे हुई थी? उन्होंने खुद वो 3 जो शादियां वो डिक्लेयर की थी इमिग्रेशन वालों को, या क्या किया था? जी, एक तो फोत हो गई है ना, दो उन्होंने छोड़ दी है। तो उनको कैसे ज़बानी तलाक दी थी या किसी कोर्ट के थ्रू दी थी? नहीं, जो देते हैं ना दूसरी तरह तलाक, पेपर ही दिया था उन्होंने, वो सबूत दिया, मुफ्ती के सहन भी हुए हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह इधर होते हैं कोर्ट, उधर तो कोर्ट के थ्रू नहीं तलाक होती। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में वहाँ भी तलाक के 2 तरीके होते हैं पाकिस्तान में। एक तो ये है कि वो थ्रू फैमिली कोर्ट के डिवोर्स होती है, और दूसरा है कि थ्रू यूनियन काउंसिल के डिवोर्स होती है। वो 2 वहाँ पे मुसद्दक़ तरीके हैं। अगर वो उन 2 तरीकों से डिवोर्स नहीं हुई है तो इसका मतलब है पहली डिवोर्स नहीं हुई, इसी वजह से आपकी शादी नहीं मानते हैं। तो आप किसी वकील से मिले, उनको ये जो रिफ्यूजल लेटर आपके दोनों आए ये उनको दिखा दें, और पुरानी जो डिवोर्सें 3 हुई हैं या 2 हुई हैं उनकी कापियाँ भी उनको दिखाकर उनसे एडवाइस ले लें, तो हो सकता है उनको डिवोर्स प्रॉपर तरीके से करना पड़े, फिर उसके बाद आप अप्लाई कर सकें। कॉल का शुक्रिया। इसके साथ ही टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। प्लीज आप टीवी देखते रहिएगा, ब्रेक के उस पर आपसे फिर मिलते हैं तो आपके सवालों के जवाब देंगे। برو برو دلم تورو تورو نمیخواد دیگه دیگه نمیخوام ببینمت. های میں ہوں علی کلین مرزا. ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے، زندگی کے مزے اڑاتے رہیے اور مشکلوں سے پیچھا چھڑاتے رہیے. لیکن مشکلیں اگر امیگریشن کی ہوں تو ملک لا چیمبر کو کانٹیکٹ کریں اور مشکلیں اڑن چھو. سو فور اینی امیگریشن پرابلم کانٹیکٹ ملک لا چیمبر سالیسیٹرز ناؤ. वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम कॉल का सिलसिला वहीं से शुरू करते हैं जहां ब्रेक से पहले मुनक़ता हुआ था। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने अराउंड 1 ईयर बिफोर अप्लाई किया था FLR-SP के लिए ना, और वो फिर रिफ्यूज हो गया था। ठीक है। वो केस रिफ्यूज हो गया था और अपील आई है मेरी अप्रैल 2017 में 25 अप्रैल को। ठीक। तो मेरे 10 इयर्स पूरे हो रहे हैं 2 जनवरी 2017 में। तो मुझे क्या करना चाहिए अभी? तो आपकी एप्लीकेशन FP से पहले आपका क्या था? FLR-SP जब मैंने अप्लाई किया उससे पहले आई वॉज ऑन डॉक्टरेट एक्सटेंशन स्कीम वर्क वीजा पे थी। तो उससे पहले क्या था? Tier 4 था। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। तो आपने लाइफ इन यूके टेस्ट पास कर लिया है? हाँ जी, लाइफ इन यूके। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। आप ये 10 इयर्स का जो मसला है ये जज के पास उठा सकती हैं, क्योंकि FP में आपके अपील विन करने के चांसेस ज्यादा नहीं होते हैं। तो मुझे लगता है तो आमतौर पर ऐसी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम आपके साथ ये हो जाएगी, जो ही आपकी एप्लीकेशन अपील डिसमिस हो जाती है तो उसमें फिर आपका जो क्लॉक है वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा जहां पे होम ऑफिस ने आपका केस रिफ्यूज किया था। तो ज्यादा बेहतर है किसी अच्छे बैरिस्टर को एंगेज करें और 10 इयर्स का जो मसला है वो कोर्ट में जो है आप डिस्कस कोर्ट में करें, और ये जो स्केलेटन आर्गूमेंट बनाएंगे आपकी हेयरिंग के उसमें भी इस पॉइंट को उठाएं। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी, आप बात करें। वालेकुम सलाम। मैं एक प्रश्न पूछा था, वीजा अप्लाई किया था उसका जवाब ये है कि
तो आपने क्या वीजा अप्लाई किया था? वीजा यहाँ पे नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप माइक के थोड़ा करीब आ जाए या टेलीफोन के करीब। जी, पाकिस्तान से अप्लाई किया था। तो उसका क्या हुआ फिर? रिफ्यूज हो गया या क्या हुआ? जवाब नहीं दिया 2 महीने। आपने कब अप्लाई किया था? मैंने अप्लाई किया था 30 नवंबर। तो आपने स्पाउस वीजा अप्लाई किया था? जी। वो कहाँ से डॉक्यूमेंट आपने कहाँ पे सबमिट किए थे? यहाँ पे शेफील्ड। तो यहाँ से आपने इंक्वायरी की है कि उसमें क्या क्यों डिले हो रही है? नहीं, उन्होंने मुझे फाइल वापस कर दी थी कि हमें मिल गई है, स्कैन कर दिया सब कुछ, तो हम आपको जवाब देंगे। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आप स्पाउस वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट देखकर फाइल वापस कर देते हैं, तो साथ ही इमिग्रेशन ऑफिसर कोई फैसला कर देता है हाँ या ना में, जो भी उसने फैसला करना हो तो करके तो आपको इतला कर देता है। तो आप उनसे इंक्वायरी करें कि इसमें इतनी देर हुई है, अपने डॉक्यूमेंट मुझे वापस भेज दिए प्लीज, इसका आपने क्या फैसला किया, तो आपको बता देंगे उन्होंने क्या फैसला किया। अगर वो वीजा दे दें तो इधर आपको बता देते हैं और साथ पाकिस्तान में उनको इन्फॉर्म कर देते हैं कि उनको वहां से वीजा इशू कर दें। तो आप शेफील्ड जो ऑफिस है उससे इंक्वायरी कर सकते हैं कि आपका केस कहाँ तक पहुंचा है। कॉल का शुक्रिया। आप बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। Hello, yeah, I've called you before as well, like just recently about the discretionary leave and such form. So when I came to your office in Birmingham, you suggested me the wrong advice. Why was that? Because the Home Office has still like not refunded me the fees. Yeah. And they said it's your fault, but it's not really our fault because we suggested everything. Thank you for your call. Yeah, thank you for your call. Basically, if you ask me a question, if you come to me and ask me a question, I want to apply for discretionary leave, which form I can use. So there are 3 kind of form. I can mention any kind of form over there. So if you go for a general advice, you get the same kind of thing. The best thing is always give your case to a solicitor to handle them, so they know how to complete the form, which form is to be completed, how to make an appointment. Best thing is instead of taking just a general advice for a few minutes and conduct to a solicitor who can deal your case and who can complete the form and who can apply on your behalf. So it is possible basically that you might have used the wrong form because once you are not aware of, and sometimes it happens that you are telling that I want to apply for discretionary, which form I want to use. So my answer will be probably use the FLRO form, and maybe you don't require FLRO form because you asked me the question, I answered the same question. So best thing is probably go through a solicitor, that's much better for you. Thank you for the call. देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। वालेकुम सलाम। भाईजान मैं बीमार हूँ, डिप्रेशन से मरीज हूँ, तो 8 महीने का 2017 का मैंने किया हुआ है नेशनलिटी के बारे में। तो उन्होंने एक जवाब दिया था वकील को कि लेटर डॉक्टर का, वो भी मैंने डाल दिया, अभी तक जवाब नहीं आया। मैं तो आपने नेशनलिटी कब अप्लाई की थी? 2016 के 8वें महीने में, अगस्त 15 तारीख। तो आपने लाइफ इन टेस्ट या इंग्लिश टेस्ट पास नहीं किया था? नहीं, मैं बीमार हूँ, मैं डॉक्टर का लेटर लगाया। आपकी एज कितनी है? 47। 47, ठीक है। तो डॉक्टर ने क्या लिखा था लेटर में? कुछ नहीं पढ़ सकती कि मेरा दिमाग काम करता। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। अगर तो डॉक्टर ने लेटर दे दिया तो उसको वो एग्जाम्प्ट मान लेते हैं, आपको एग्जाम्पशन उसे दे सकते हैं। अगर डॉक्टर का लेटर स्ट्रांग है, उसने लिख दिया कि आप टेस्ट पास नहीं कर सकती हैं मेडिकल या किसी भी मेंटल रीजन की वजह से, तो आप उससे एग्जाम्प्ट होती हैं। तो अगर इतनी ज़्यादा देर हो गई, उनको आप रिमाइंडर भेज सकती हैं, खुद भी अपने वकील के थ्रू भी भेज सकती हैं, या MP को कहें कि वो भी आपके बिहाफ पे अप्लाई कर सकता है। कॉल का शुक्रिया। नाजरीन बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। गंदे काम नहीं कर सकते, दिखाओ मुझे शो में, इसलिए तो मैं टैबलेट देखने देते हैं। जी वो दिखाओगे? जी हेलो जी, आप दोबारा आस्था से पूछें क्या कह रही हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने पूछना था कि मैं 2006 में इस कंट्री में आई थी एज अ स्टूडेंट। ठीक है जी। फिर ये हुआ कि यही कुछ छोटे मोटे कोर्सेज किए और फिर गई पाकिस्तान, शादी हुई, हस्बैंड का भी वीजा इसी बेस पे लग गया, और आसानी से लग जाते थे वीजे। जी फिर मैं अपनी पढ़ाई जो थी, कोर्सेज छोटे मोटे भी मैं मैनचेस्टर जाके करती थी, फिर वो भी छोड़ दिया मैंने। फिर मेरे बच्चे होने शुरू हो गए, अब मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। हम तो ऐसे ही उस वक्त से रह रहे हैं। पिछले 5 साल से बड़ा मेरा बेटा अब 5.5 साल का है, तो अब कोई समझ नहीं हमें कि क्या करना चाहिए। काफी वो जो NHS की भी सख्ती है, इस वजह से भी परेशान है और कुछ समझ नहीं के।
جی آپ کی کال کا شکریہ. اصل میں غلطی آپ سے یہ ہوئی ہے کہ جب پڑھنے کے لیے UK میں آئی تھی, اگر پڑھی ہوتی کوئی ڈگری کر لی ہوتی شروع میں ہی تو آپ کو بہت پہلے یہاں پہ سیٹلمنٹ مل گئی ہوتی یا سیٹلمنٹ کے روٹ کے اوپر گئی ہوتی. لیکن پرابلم وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے, آدمی پڑھنے کے لیے آتا ہے, یہاں پڑھے نہ اور پڑھنا چھوڑ دے, پھر پروگرس نہ کرے, پھر امیگریشن والے بھی سمجھ جاتے ہیں 2-3 سال میں, تو پھر وہ بھی اپلیکیشن ریفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. بہرحال آپ کا بچہ 5.5 سال کا ہے, اس بیس پہ اگر آپ اپلائی کرنا چاہیں تو کر سکتی ہے, لیکن اس میں گارنٹی نہیں کہ آپ کو لیو ٹو ریمین ملے گی. لیکن اگر بچہ 7 سال کا ہو جاتا ہے یا جب تک آپ کا کیس چلتا ہے, اس دوران اگر 7 سال پورے کر لیتی ہیں بچوں کے ساتھ, پھر چانسز ہیں آپ کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جائے گی. فی الحال اپنا کوئی نہ کوئی کیس ضرور چلا رکھیں تاکہ امیگریشن لیب کے پیچھے نہ پڑیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی بالکل, آپ آنے یار فرمائیے. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو ہے اس کنٹری میں 2001 میں آئے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ایز اے وزٹر آئے تھے, بچے بھی تھے میرے ساتھ 2. تو پھر اس کے بعد ہم نے 2006 میں اپلیکیشن ڈالی تھی اپنی 7 ایئرس بیس پر. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہمیں 2010 میں ڈسکرپشنری لیو 3 سال کی دیا. ٹھیک. تو اس کے بعد 2013 میں انہوں نے ہمیں 3 سال کا اور ایکسٹینشن کر دیا. 6 سال پورے ہو گئے ہمارے. تو اب ہم نے سپتمبر اکتوبر میں ہم نے جو ہے انڈیفینٹ کے لیے انڈیفینٹ کے ہی فارم بھرے ہیں, اور سب وکیل کے تھرو ہم نے سارے پیسے وغیرہ بھی دیے ہیں, سب وہ کر کے, اور ہم نے انڈیفینٹ کے لیے ڈالا ہے. تو اکتوبر میں ڈالا تھا, ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہمارا. آپ کی فی انہوں نے لے لی ہے؟ فی بھی لے لی ہے انہوں نے, اور ہمارے وہ فنگر پرنٹس وغیرہ بھی لے لیے ہیں, سب لے کر لیا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کی کال کا شکریہ. اگر تو آپ نے اکتوبر میں اپلائی کیا تھا تو اس میں تقریباً 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں, تو ہو سکتا ہے اس میں مہینہ یا 2 مہینے اور لگ جائیں. لیکن یہ جو آپ کی کیٹیگری تھی اس میں آپ سیم ڈے بھی جا کر انڈیفینٹ اسٹے لے سکتی تھیں. تو بہرحال سیم ڈے اگر آپ نے نہیں لیا ہے تو ابھی آپ کیو سے گزر رہی ہیں, تو اگر اکتوبر میں اپلائی کیا تو اس کا مطلب ہے کہ شاید مارچ تک آپ کا ہو جائے, 2-1 مہینے آپ کے اور لگ سکتے ہیں. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا کیس چالو تھا 7 ایئر پہ ریکنسلٹیشن ہوم آفس کے ساتھ, اور اسی دوران ہماری بڑی بیٹی جو وہ 10 سال کی ہو گئی, ہم نے نیشنلٹی اپلائی کر دی اس کی. ٹھیک ہے. اور ہوم آفس نے ہمیں لیٹر لکھا کہ آپ کا جو یہ ریکنسلٹیشن ہے اس کا دوسری اپلیکیشن کے ساتھ تعلق ہے, تو ہم پہلے وہ ڈیسائیڈ کریں گے اور پھر آپ کی یہ 7 ایئرز والی. تو ابھی اس کی نیشنلٹی آ گئی. جیسے نیشنلٹی اس کی اپروو ہوئی ہے, مین ٹائم انہوں نے ہم سے فنگر پرنٹ باقی فیملی کے بھی مانگے ہیں, اور ایک لیٹر سائن کر کے واپس بھیجنے کے لیے کہا کہ یہ لیٹر سائن کر کے واپس بھیجو. تو ابھی ہم نے فنگر پرنٹ دے دیا, کہ یہ گڈ سائن ہے کہ باقی کا بھی ویزا دے دیں گے یا کیا کرنا پڑے گا؟ جی آپ کی شکریہ. آپ کو ویزا مل جانا چاہیے, چونکہ 7 ایئرز کی بیس پہ ابھی 22-23 دسمبر کو بھی کورٹ آف اپیل سے ہم نے کیس جیتا ہے, تو جس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو 7 سال پورے کریں ان کو یہاں رہنے کی پرمیشن مل جانی چاہیے. تو آپ کو 7 سال پورے ہو چکے ہیں, پھر بچی بھی آپ کی برٹش ہے, تو آپ کو جو لیو ٹو ریمین مل جانی چاہیے. تو پیپرز آپ ان کو بھیج دیں تو آپ کو اسٹے مل جائے گا. کال کا شکریہ. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے. جی جی وعلیکم السلام. ریئلی سوری کہ میں آپ کو دوبارہ ڈسٹرب کر رہی ہوں. مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. میرے جو سولیسیٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیکس ریکارڈ ہے, ہمارے پر چھوڑ دو, ہم خود ڈیل کر لیں گے. مگر میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں تو کیا ہو سکتا ہے 3 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو کیا کورٹ والے ہماری اپیل کو مانیں گے یا نہیں, کہ اگر ہم دوبارہ ان کو پیپر بھیجتے ہیں تو؟ کس کو؟ کورٹ والوں کو اپنے اپیل کی ہے؟ جی اپیل میں نے کی تھی 3 مہینے سے, اکتوبر میں کی تھی. جی میں سمجھ گیا آپ کی کال کا شکریہ. آپ کسی وکیل کو جا کر ملیں یا کسی اور وکیل کو جا کر ملیں, ان کو سارے پیپر دکھائیں. چونکہ اگر آپ نے اپیل کی تھی نا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو نارمل پروسیجر ہوتا ہے وکلا کا وہ یہی ہے کہ اپیل وہ ڈاک میں بھیجتے ہیں, رجسٹری کر کے, ریکارڈڈ ڈلیوری کر کے یا اسپیشل ڈلیوری سے دوسرے دن کورٹ کو مل جاتی ہے. اگر ایمرجنسی میں جیسے آپ کی ڈیٹ آج ختم ہو رہی ہے شام کو, تو آج اپیل کرنی ہے, تو وہ فیکس کرتے ہیں امیڈیٹلی, اور فیکس کی دوسرے دن جو فارم ہے وہ پھر بھی ریکارڈڈ ڈلیوری کر کے کورٹ کو بھیجتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے وکیل نے وہ نہیں کی ہوگی, تو یا شاید اب مجھے پتہ نہیں کیا, اگر انہوں نے کی ہوگی اپیل تو ڈیفینیٹلی ان کو مل گئی ہوگی, ان کے پاس ریکارڈ ہونا چاہیے. تو بہرحال اگر نہیں ایسا ہوا تو آپ کسی وکیل کو جا کر ملیں تاکہ وہ کورٹ سے لیز کر کے تو آپ کو بتائیں کہ اس میں آپ کا کہاں تک کیس پہنچا, آپ کیا ہو سکتا ہے. کال کا شکریہ. دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. جی فرمائیے.
جی हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मलिक साहब, मैंने पहले भी फोन किया था जिसमें मैं बता रही थी कि मैं तो स्टूडेंट आई थी लेकिन स्टडीज नहीं अपनी में कंटिन्यू रख सकी। तो बड़ा बेटा मेरा 5.5 साल का है, लेकिन अब ये समझ नहीं है ना कि किस बेस के ऊपर हम अप्लाई करें। जी आपके कॉल का शुक्रिया। आप किसी वकील से जाकर मिलें तो आपको बता देंगे आप किस बेस पे अप्लाई कर सकती हैं। तो बहरहाल अगर 5-5.5 साल आपको हो गया, आप ह्यूमन राइट्स की बेस पे एप्लीकेशन दे सकती हैं। कॉल का शुक्रिया और देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है। जी फरमाइए। Hello, assalamualaikum. जी वालेकुम सलाम। Alright, brother, how are you? You okay? Yeah, fine. Brother, you know my relative, usni shadi hui thi na from he's a UK citizen and he got married from Pakistan on spouse visa. His wife come over. Oh, Sal, 1 year they lived together and they've had falling out. And he informed the Manchester curtail team. And unna wapas khat paise asked to say that her visa has been curtailed, but they can't discuss or talk about anything else. That's right. So we just want to know, can you clarify what's the process for that for his spouse from KLC, and what's the best way for him to go forward in terms of divorce, if that's what he's going to do, and her visa status, when does she have to go back? If you answer that, that'll be much appreciated. So has he got any child? No child. Okay, thank you for your call. Basically, if somebody comes on the basis of marriage, they grant them 2.5 year visa. So during that period, if marriage is broken down, so husband is informed to the Home Office. So it's up to the Home Office. They mostly curtail the leave. So if they curtail the leave, but still wife has a right to make an application on another ground. Can be domestic violence, can be something else. So in that case, probably wife must have made another application to stay here in the UK on another ground. So if the case is pending, then Home Office is not going to disclose anything because this comes under Data Protection Act. So if he has informed to the Home Office, and just leave up to the hands of the Home Office to make a decision. So in between, if he wishes to get in touch with the Home Office, he can contact them. Thank you for the call. बढ़ते अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी ये मलिक साहब आप बोल रहे हैं? जी फरमाइए। जी ये हम यहाँ पे विजिटर आए थे 2005 में। ठीक है। तो तकरीबन ये हो गया 10-11 साल हो गए यहाँ पे। तो 5 साल पहले बीमार हो गए थे, बाद में जो है ना उन्होंने मेडे पे दे दिया था हमको कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा। तो बाद में उन्होंने ऐसे ही रिफ्यूज कर दिया, तो अभी तक कोई फैसला नहीं दिया उन्होंने। तो अपील किसने रिफ्यूज की थी? ये होम ऑफिस ने रिफ्यूज की थी। तो फिर आपने क्या किया था जब वहां से केस रिफ्यूज हुआ था? तो फिर उन्होंने लिखा था कि कोर्ट में ले जाएं। तो आप कोर्ट में गए? जी, तो कोर्ट में भी अभी रिफ्यूज हो गया है। तो वो कब रिफ्यूज हुआ कोर्ट से? तकरीबन हो गए 2-3 माह हो गए। तो फिर आपने क्या किया जब कोर्ट से रिफ्यूज हुआ? अपील किया, लेकिन अपील वापस आ गई है। तो आप अकेले हैं, फैमिली भी है? अकेले। ठीक है जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। असल में जब आपका केस रिफ्यूज हो जाता है तो आपके आगे राइट होता है कि आप 2 या 3 अपीलें कर सकें। तो अगर आपका मुझे नहीं पता आपका केस रिफ्यूज क्यों हुआ था, तो कोर्ट में गए थे, वहां से क्यों रिफ्यूज हुआ था, अगर वहां से रिफ्यूज हुआ था तो आपने फर्दर एक और कोर्ट में गए या नहीं गए, ये सारे पेपर किसी वकील को दिखाएं और सारे पेपर देखकर ही आपको कोई वकील एडवाइज कर सकता है कि आपका केस क्यों रिफ्यूज हुआ और कोर्ट से वापस क्यों आया, तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं। किसी वकील को ये फाइल दिखाकर उनसे एडवाइज ले लें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी फरमाइए, आप आने रहे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं यूरोपियन मतलब स्पेनिश पासपोर्ट है मेरे को। जी बेटी मेरी दी शादी करके आए तो क्या मेरी बेटी वीजा अप्लाई कर सकती है अपने हस्बैंड का? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? जी मैं 6 साल तो रह रहा हूँ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? जी बिल्कुल मेरे को है सर। ਕਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ नहीं फॉरएवर लिखा है ਜਿਹਦਾ रेजिडेंट कार्ड में अप्लाई ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ? जी ਇੱਥੇ ਹੀ ਡਰਬੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ? जी मेरे नाल रह रही है। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹ? जी मैं अपना वो पाकिस्तान है।
ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਗਰ ਸਨ ਇਨ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਦੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕریہ। देखते हैं हमारे अगले कॉलर कौन है जी, फरमाइए जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मलिक साहब, मैं ना रिपोर्टिंग पे जा रहा हूँ कुछ पैसे ना, तो पहले वो मुझे 2 वीक का देते थे ना, तो अभी इन्होंने, मैं पहले बेल पे था तो अभी उन्होंने मुझे पिक्चर वाला दे दिया और इमिग्रेशन एक्ट 1971 नोटिफिकेशन टू बी अ पर्सन हु इज लायबल टू बी डिटेन। मैं समझ गया। अच्छा, फिर इसका उन्होंने मुझे 2 मंथ पे लगा दिया। उन्होंने पहले मेरे से पूछा था कि जेआर का प्रूफ लेके आओ कि जेआर डला या नहीं जला, तो मैं लेके गया हूँ, वो जिसपे फीस नहीं जमा होती, ठीक है, वो लेटर दिया उनको, उन्होंने अभी 2 माह पे लगा लिया मुझे। तो इसमें क्या मुझे बिठा सकते हैं, ये किस चीज के लिए लेटर है? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसको IS 96 कहते हैं। ये सभी इमिग्रेंट्स को आजकल देते हैं कि वो जाएं रिपोर्टिंग करते रहें। बाद को हफ्ते में कहते हैं, बाद को 15 दिन में कहते हैं, बाद को हर महीने कहते हैं, बाद को 2 महीने बाद कहते हैं। हर इमिग्रेंट्स को आजकल कहते हैं वो रिपोर्टिंग के लिए जाएं, साइन करने के लिए जाएं। तो चूंकि आपका केस हाईकोर्ट में चल रहा है, इस वजह से उन्होंने आपको 2 महीने में एक बार रिपोर्टिंग के लिए लगा दिया है। तो आप रिपोर्टिंग के लिए जाते रहें। तो जब तक आपका केस हाईकोर्ट में चल रहा है तो ये आपको पकड़ नहीं सकते, न ये वापस भेज सकते हैं। तो आप रिपोर्टिंग करते रहें और वहां पे सिग्नेचर करते रहें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात करनी थी। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, मैंने बात ये करनी थी कि मैंने तकरीबन 2000 मेरा पिछले साल मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था। मैंने शादी की थी यूरोपियन लड़की के साथ, ठीक है। तो क्या कहते हैं, मेरा वीजा रिजेक्ट हुआ था, तो फिर उन्होंने जो मेरी रजिस्टर था ना, उसने डाइवोर्स जो है ना वो डॉक्यूमेंट नहीं था लगाया, उसने सिर्फ डॉक्यूमेंट लगाए थे 3 साल के पहले, शादी से लेकर 3 साल तक ना। तो आपकी एप्लीकेशन क्यों रिफ्यूज हुई थी, क्या वजह थी? हाँ जी, वो कह रहे थे कि हम सर्टिफाइड नहीं है, मतलब कि क्योंकि मेरा ख्याल है उनको चाहिए थे डाइवोर्स तक डॉक्यूमेंट ना, जब तक डाइवोर्स सर्टिफिकेट तक मेरा ख्याल है। तो वो कह रहे थे हम सर्टिफाइड, हालांकि 3 साल के डॉक्यूमेंट ही लगाए थे मैंने पूरे, ठीक है ना। तो फिर मैंने अपील में मैंने फिर डॉक्यूमेंट चेक करवाए थे, अपनी सोलिसिटर है यहाँ पे सलाऊ में ना। तो वो कह रहे थे बेसिकली उनको डॉक्यूमेंट ये चाहिए कि जो डाइवोर्स तक जो सर्टिफिकेट है ना, वो 3-4 माह जो डाइवोर्स होने में जो लगते हैं। अच्छा, अभी आपका सवाल क्या है? जी, अभी आपका सवाल क्या है? अभी मेरा सवाल ये कि मैंने दोबारा वो अपील में टाइम था, तो अपील जो है ना तकरीबन 5-6 माह हो गए थे, तो अपील की डेट नहीं थी आ रही। तो मेरे सोलिसिटर ने दोबारा अपील भी ड्रॉ करके ना, तो एप्लीकेशन दोबारा उनको भेजी है। तो बायोमेट्रिक वगैरह आ गए हैं, तो जो वर्क लेटर है ना उसके भी 6 माह पूरे हो गए हैं, ठीक है ना। तो अभी तक वो कोई जवाब तक नहीं आया अभी तक ना, वो वर्क लेटर का भी वो डेट पूरी हो गई है। तो ये मैं पूछ रहा था कि कितना मतलब टाइम लग सकता है, या फिर वो वर्क लेटर तो मिल जाना चाहिए दूसरा। जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। इसमें ज्यादा बेहतर था कि आप अपील में जाते हैं, तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप जाते हैं, आपको बात करने का चांस मिलता है, जज से, और जज उसका फैसला करता है। बहरहाल अगर विड्रा करके न्यू एप्लीकेशन किया, BC का वेट करें, इसमें 6 से 8 महीने लग जाते हैं मिनिमम। इसमें 6 महीने लगते हैं, चूंकि यूके यूरोप से निकल रहा है, काफी सारे लोग ये एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसमें 6-8 महीने आम सी बात है। तो अगर 6 महीने हो गए तो इसका मतलब है और फ्यू मंथ्स लग सकते हैं। तो जस्ट आप वेट ही कर सकते हैं, तो जस्ट वेट करें। कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं अगले कॉलर की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरे को एक सवाल पूछना था। जी बिल्कुल पूछिए। अच्छा, मेरा एक दोस्त है, उसके बारे में पूछना है जी कि उसको रिफ्यूजी स्टेटस मिला था, ठीक है। अभी 2 साल पहले उसको इंडेफिनाइट भी मिल गया है, ठीक है। तो अभी उसने इंग्लिश टेस्ट वगैरह नहीं दिए, तो नेशनलिटी नहीं मिली है, तो अभी 2 साल उसको हो गए, इंडेफिनाइट मिल गया है, वो अपने मुल्क जा सकता है नहीं जा सकता? जी, आपकी कॉल का शुक्रिया। हाँ, वो अपने मुल्क जा सकता है। चूंकि एक दफा किसी को इंडेफिनिट स्टे मिल जाए ना, तो इसका मतलब है उसका जो स्टेटस है वो रिफ्यूजी स्टेटस से चेंज हो गया, तो अपने कंट्री में जाना चाहे तो बिल्कुल जा सकता है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी अपने कंट्री में। कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का जो वक्त है अब खत्म हुआ चाहता है। अगर आपकी कॉल किसी वजह से नहीं मिल सकी है तो मैं अगले सैटरडे को 6 बजे यही हूँगा। तो मुझे अगले वीक तक के लिए इजाजत दीजिए। रब रखा।